हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेड अकेडमी। माय नेम इज़ मलिका, योर बायोलॉजी मेंटर। अब हम स्टार्ट करेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन पार्ट 1, जिसका हमने पढ़ा इन द लास्ट वीडियो। वी डिस्कस्ड अबाउट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, कहाँ पर मेल गैमीट्स बनते हैं। देन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में डिस्कस किया, दैट हाउ द फीमेल गैमीट्स आर प्रोड्यूस्ड, कहाँ पर बनते हैं और कैसे बनते हैं, वो अब डिस्कस करेंगे इन द यूनिट इन द पार्ट दैट इज कॉल्ड एज योर गैमीटोजेनेसिस। इसमें क्या होगा, मेल और फीमेल गैमीट्स की प्रोडक्शन होगी। गैमीटोजेनेसिस का नाम से ही गैमीटो का मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, गैमीट, राइट, गैमीट बन रहा है। और जेनेसिस का मतलब क्या हुआ, जेनेसिस कहीं पर भी ये वर्ड आता है तो इसका एक ही मतलब है, दैट इज योर फॉर्मेशन, मतलब बन रहे हैं। लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक हो रहे हैं, और जेनेसिस का मतलब क्या हुआ, दैट योर गैमीट्स आर फॉर्मिंग। गैमीट्स, मेल गैमीट्स और फीमेल गैमीट्स बन रहे हैं, राइट। तो अब जो मेल गैमीट्स के बारे में हम पहले बात करेंगे। मेल गैमीट्स में कौन से आते हैं, स्पर्म्स। कैसे बनते हैं स्पर्म्स, अब हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस्ड कि कहाँ पर बनते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में बनते हैं, राइट। अब बात करेंगे कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में क्या प्रोसेस होता है जिससे स्पर्म्स की प्रोडक्शन की जाती है। तो ये तो पता है हमें कि कहाँ पर स्पर्म्स की प्रोडक्शन होती है, इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, राइट। और ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होते कहाँ पर है, टेस्टिक्युलर लोब्यूल्स में होते हैं। वी डिस्कस्ड कि एक टेस्टिस में एक पेयर ऑफ टेस्टिस होता है, तो एक टेस्टिस में 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं। उन कंपार्टमेंट्स को वी कॉल इट एज टेस्टिक्युलर लोब्यूल, और उस टेस्टिक्युलर लोब्यूल में कॉइल्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, दैट इज योर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। अब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में जैसे यहाँ पर मैं ड्रॉ करती हूँ, ये हुआ, यहाँ पर ये जो मेरी लाइनिंग है, दिस इज योर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। यहाँ पर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के साथ अटैच्ड होंगे, दीज आर योर व्हाट, स्पर्मेटोगोनिया। ये क्या है, जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की लाइनिंग पर सेल्स प्रेजेंट होंगे, उन सेल्स को हम बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है। स्पर्मेटोगोनिया बहुत सारे ग्रुप ऑफ सेल्स, और अगर एक सेल होता देन वी कॉल इट एज स्पर्मेटोगोनियम, ठीक है, स्पर्मेटोगोनियम। स्पर्मेटोगोनिया से कुछ जो सेल्स हैं, इनमें से कुछ सेल्स माइटोसिस करेंगे एंड दे विल गिव राइज टू प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। माइटोसिस के बाद ये डिवीजन करेंगे और क्या बनेगा, माइटोसिस हो रही है इसमें, और जैसे यहाँ पर माइटोसिस हुई तो कुछ ऊपर यहाँ पर सेल्स बनने शुरू हो गए, यहाँ पे ऐसे सेल्स बन रहे हैं। ये अलग सेल्स थे, दिस इज योर स्पर्मेटोगोनिया, है ना। ये कौन से सेल्स हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में क्या होगा, यहाँ पर स्पर्मेटोगोनिया में क्या हो गया, माइटोसिस से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बने। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में रिडक्शनल डिवीजन होगी, दैट इज योर मियोसिस। इसमें क्या होगी, रिडक्शनल डिवीजन, मियोसिस, जिसे क्या बोलते हैं, और उसके बाद जो ये बनेगा वो बनेगा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक है। मियोसिस के बाद ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बने, मियोसिस के बाद ये थोड़ा सा ऐसे स्ट्रक्चर बनेगा, इसे हम बोलेंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। यहाँ पर ऐसे कुछ स्ट्रक्चर बनेंगे, इसे बोलेंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ये हुई है मियोसिस 1, यहाँ पर एक मियोसिस हुई है। पहले क्या हो रही थी, माइटोसिस, याद रखना। ये स्पर्मेटोगोनिया में पहले क्या हुई, माइटोसिस, देन इट लीड टू फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के बाद मियोसिस हुई, उसके बाद बना हमारा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में एक और मियोसिस होगी, एक और रिडक्शनल डिवीजन होगी, जिससे बनेगा क्या, स्पर्मेटिड। क्या बनेगा, स्पर्मेटिड। ये सेकेंड मियोसिस हुई है इसमें। तो यहाँ पर कुछ ऐसे थोड़ा बहुत डेवलपमेंट होने लग गई है स्पर्म्स की, जिसे बोलेंगे क्या, स्पर्मेटिड। और इसमें सर्टोली सेल्स भी बनने शुरू हो जाएंगे। स्पर्मेटिड्स फाइनली मैच्योर होंगे किसमें,
स्पर्म्स में। किस में मैच्योर होंगे फाइनली? स्पर्म्स में। तो स्पर्म्स को हम स्पर्मेटोजोआ भी बोलते हैं। तो यहाँ पे स्पर्मेटिड्स बने, स्पर्मेटिड्स किस में डेवलप हो जाएंगे फाइनली? स्पर्म्स में, जिसे हम क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोजोआ। ये पूरा जो प्रोसेस है इसे हम बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। अब गैमेटोजेनेसिस के अंदर ही एक होगा हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस और दूसरा oogenesis। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या मतलब हुआ इसका स्पर्मेटोजेनेसिस का? मैंने अभी बताया, जेनेसिस का मतलब हुआ फॉर्मेशन, कोई चीज बन रही हो, और स्पर्मेटो नाम से पता चला स्पर्म्स की फॉर्मेशन हो रही है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। राइट, अंडरस्टूड? क्या हो रहा था? स्पर्मेटोगोनिया से माइटोसिस हुई, देन इट विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बने। फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में क्या हुई? रिडक्शनल डिवीजन, फर्स्ट रिडक्शनल डिवीजन, और उसके बाद क्या बना? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनने के बाद फिर से सेकेंड मियोसिस हुई, सेकेंड रिडक्शनल डिवीजन हुई, और फिर बने स्पर्मेटिड। स्पर्मेटिड मैच्योर किस में हो जाएंगे? सर्टोली सेल्स भी यहाँ पर प्रेजेंट होंगे। फिर सर्टोली सेल्स क्या करेंगे? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे ना। अभी हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था द फंक्शन ऑफ सर्टोली सेल्स, दे प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग स्पर्म्स। तो स्पर्मेटिड से स्पर्म्स बन रहे हैं तो उनको न्यूट्रिशन भी चाहिए होगी, राइट? तो स्पर्म्स बन रहे हैं तो किससे बन रहे हैं? सर्टोली सेल्स के हेल्प से। तो ये स्पर्म्स बन गए जिनका दूसरा नाम क्या है? द अदर नेम ऑफ स्पर्म इज स्पर्मेटोजोआ, राइट? स्पर्मेटोजोआ। ये पूरे प्रोसेस को स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं। लेकिन अगर मैं सिर्फ बोलूं द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स टू स्पर्मेटोजोआ और स्पर्म, सिर्फ इस प्रोसेस को, पूरा प्रोसेस नहीं, स्पर्मेटोगोनिया से नहीं शुरू करें, सिर्फ इस प्रोसेस को, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स टू स्पर्म्स, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है, और क्या होगा? रिलीज, अगर स्पर्म सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से रिलीज हो जाए, स्पर्म्स क्या हो? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से निकल जाए, मतलब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में स्पर्म्स बन रहे हैं, बाहर भी तो निकलेंगे क्योंकि फॉर्मेशन हुई है, अब वो यूरेथ्रा से बाहर, यूरेथ्रल मीटस से बाहर भी तो निकलेंगे। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से जब स्पर्म्स बाहर निकलते हैं, उस प्रोसेस को रिलीज ऑफ स्पर्म्स फ्रॉम, किससे? जहाँ से वो बने हैं, आगे उनका फंक्शन भी उनको करना है। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से वो स्पर्म्स बन गए, तो रिलीज ऑफ स्पर्म ऑफ from the seminiferous tubule is called as your spermiation। क्या बोलते हैं? स्पर्मिएशन। तीन टर्म्स पढ़ेंगे। पहला क्या था? स्पर्मेटोजेनेसिस, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स, स्पर्मेटोगोनिया से जो स्पर्म्स बन रहे थे, दैट वाज योर स्पर्मेटोजेनेसिस। फिर नेक्स्ट हमने पढ़ा स्पर्मियोजेनेसिस, दैट इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स टू स्पर्म्स, और वी कैन से इट एज स्पर्मेटोजोआ। स्पर्म्स का दूसरा नाम भी याद रखना जरूरी है, दैट इज योर स्पर्मेटोजोआ। ठीक है, और फिर द रिलीज ऑफ स्पर्म किस में से? फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। द रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज कॉल्ड एज स्पर्मिएशन। ये तीन टर्म्स में कंफ्यूज नहीं होना, स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस एंड स्पर्मिएशन। ठीक है, अब उसके बाद हम स्पर्म्स के बारे में हमने पढ़ा, उसका थोड़ा सा इंटरनल स्ट्रक्चर भी पढ़ना ज़रूरी है कि क्या क्या चीज़ें स्पर्म्स में प्रेजेंट होंगी। ठीक है, तो क्या क्या चीज़ें स्पर्म्स में प्रेजेंट होंगी? ये है स्पर्म का हेड, ये थोड़ा नेक, ये हुआ मिडल पीस, और ये हुई टेल। ठीक है,
ये हुआ हेड, दिस इज योर हेड, ठीक है। ये स्पर्म का इंटरनल स्ट्रक्चर है और वी कैन से इट एज एनाटॉमी ऑफ स्पर्म, इंटरनल स्ट्रक्चर को एनाटॉमी भी बोलते हैं। तो ये हुआ हमारा हेड, ठीक है। नेक्स्ट इज योर नेक, ये क्या है, मिडल पीस, दिस इज योर मिडल पीस एंड दिस इज योर टेल। अब सबका एक एक करके फंक्शन भी देख लेते हैं कि क्या क्या फंक्शन होता है। हेड में एक सिंगल हैप्लॉइड न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा अलोंग विथ कुछ मटेरियल, यहाँ पे एंजाइम्स प्रेजेंट होंगे जिनको हम बोलते हैं एक्रोजोम। क्या बोलते हैं, एक्रोजोम। ये बहुत ज़रूरी है फीमेल में जैसे एंटर करने के लिए, एग के साथ फ्यूज़ करने के लिए। ये कुछ ऐसा एंजाइम्स है जो क्या करेगा, एग में डायरेक्टली फ्यूज़ कर सकेगा। तो हेड का पार्ट ही फ्यूज़ कर पाता है, बाकी का जितना भी पार्ट है जैसे ही ये एग के साथ फ्यूज़ करने जाएगा, ओनली दिस हेड विल अटैच टू द फीमेल एग और बाकी का पार्ट क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो एक्रोजोम इसमें प्रेजेंट है जो हेल्प करता है किस में, जो हेल्प करता है फर्टिलाइजेशन में, दैट हेल्प इन फर्टिलाइजेशन, ठीक है। ये काम हुआ हमारा। और इसमें एक और चीज़ याद रखनी है, क्या, हेड में एक तो एक्रोजोम होता है, दूसरी एक और चीज़ याद रखनी है, दिस हैप्लॉइड न्यूक्लियस, ये चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक है। दूसरे फिर आते हैं हम मिडल पीस पे। मिडल पीस में बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं। अब माइटोकॉन्ड्रिया क्या करते हैं, सेल स्ट्रक्चर में पढ़ा होगा दैट माइटोकॉन्ड्रिया आर कॉल्ड एज द पावर हाउस ऑफ सेल, राइट। पावर हाउस मतलब एटीपी ज़्यादा है, एनर्जी इसमें ज़्यादा होगी। तो बेसिकली ये जो मिडल पीस में जो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या एनर्जी प्रोवाइड करता है स्पर्म को, ताकि स्पर्म इजीली मूव कर सके, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में स्पर्म जा सके। तो मिडल पीस में ज़्यादा क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी एपरेटस भी प्रेजेंट होता है जो हेल्प करता है स्पर्म को मूवमेंट में, स्पर्म की मूवमेंट में हेल्प करेगा, इजीली फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में वो जा सके। नेक्स्ट कमिंग टू योर टेल, टेल सिंपली स्विम करवाने में हेल्प करेगा, मूवमेंट में हेल्प करता है, इजीली मूव कर सके। सो दिस वाज अबाउट द इंटरनल स्ट्रक्चर। और जब फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में स्पर्म की एंट्री हुई तो अप्रॉक्सली 200 to 300 मिलियन स्पर्म्स फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में जाते हैं और उसमें से बहुत ही कम थाउजेंड्स में ऊपर वेजाइना रीजन में पहुंचते हैं और हंड्रेड्स में फिर वो फीमेल एग के साथ फ्यूज़ करते हैं। और इसमें से कम इतने में से 60% स्पर्म्स नॉर्मल शेप और साइज़ के होते हैं, नॉर्मल शेप के होते हैं 60%, ठीक है। ये स्पर्म्स के बारे में था। अब स्पर्म, सीमेन किसे बोलते हैं, सीमेन, व्हाट इज सीमेन। स्पर्म्स तो अलग हो गया, सीमेन अलग होता है। सीमेन के अंदर स्पर्म्स होते हैं। ये दो अलग अलग चीज़ें हैं जो थोड़ी बहुत ध्यान देनी ज़रूरी है कि स्पर्म इज़ नॉट इक्वल टू सीमेन, ऐसा नहीं है। सीमेन और स्पर्म डिफरेंट है। स्पर्म के साथ साथ फ्लूइड जो हेल्प कर रहा है मूवमेंट के लिए, स्पर्म के साथ जो फ्लूइड हेल्प कर रहा है दैट इज योर सेमाइनल प्लाज्मा, सेमाइनल प्लाज्मा। इन दोनों के कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं, सीमेन। जो फ्लूइड है जो फ्रिक्शन प्रोवाइड कर रहा है ताकि फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में जो स्पर्म है इजीली मूव कर सके, इसके साथ जो स्पर्म है सेमाइनल प्लाज्मा के साथ, दैट इज कॉल्ड एज योर सीमेन, ठीक है। ये डिफरेंस है, स्पर्म और सीमेन में डिफरेंस होगा। सो दिस वॉज द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, कैसे स्पर्म्स बने। वी डिस्कस्ड अबाउट द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म्स। हेड हो गया, मिडल पीस होता है, नेक हो गया एंड टेल रीजन इज ऑल्सो प्रेजेंट, राइट। अब जो नेक्स्ट गैमेटोजेनेसिस का प्रोसेस है दैट इज योर oogenesis। पहला जो प्रोसेस था स्पर्मेटोजेनेसिस है, दूसरा क्या है, oogenesis। अब oogenesis में क्या होगा, oogenesis। जेनेसिस का मतलब अभी बताया था, क्या था जेनेसिस का मतलब, जेनेसिस मतलब कोई भी चीज की फॉर्मेशन होना, राइट। और ओ का मतलब इसमें क्या हुआ, ओवम या एग, कोई भी चीज हम इसमें बोल सकते हैं।
तो द फॉर्मेशन ऑफ एग और ओवम इज कॉल्ड एज योर oogenesis। अब जैसे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या था, स्पर्मेटोगोनिया से क्या बन रहा था, स्पर्म्स बन रहे थे। अब ऐसे ही फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ओवरी की लाइनिंग पर oogonia प्रेजेंट होगा, बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं। वो सिर्फ बर्थ टाइम में मतलब आगे जैसे पुबर्टी में, जैसे स्पर्मेटोजेनेसिस का जो प्रोसेस है वो आगे पुबर्टी में चलता है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ प्रोसेस नहीं होगा। इसमें जितने भी बर्थ में बन गए oogonia उतने ही रहते हैं, फिर आगे वो डीजेनरेट आगे होते जाते हैं। ठीक है, तो ये oogonia बना। उसके बाद oogonia बनने के बाद माइटोसिस होगी। oogonia में माइटोसिस, जैसे स्पर्मेटोगोनिया में क्या हो रहा था, माइटोसिस हो रही थी, दैट विल लीडिंग इनटू प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब इसमें भी oogonia में भी माइटोसिस होगी और क्या बनेगा, प्राइमरी oocyte। जैसे उसमें प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन रहा था, इसमें क्या बनेगा, प्राइमरी oocyte। दोनों को ना स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस को और oogenesis के प्रोसेस को साइड बाय साइड कंपेयर करके पढ़ें, क्योंकि क्या होगा कि डिफरेंस पता चलेगा। जैसे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमने पढ़ा था स्पर्मेटोगोनिया था, इसमें क्या है, oogonia। स्पर्मेटोगोनिया फिर माइटोसिस हो रही थी, देन इट विल लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। oogonia में माइटोसिस हो रही है तो क्या बन रहा है, प्राइमरी oocyte। अलॉन्ग विद दैट फर्स्ट पोलर बॉडी, छोटा सा स्ट्रक्चर बनता है जो आगे डीजेनरेट हो जाता है। फर्स्ट पोलर बॉडी भी बन रही थी। ठीक है, माइटोसिस हुई, प्राइमरी oocyte बना। अब प्राइमरी oocyte ना बहुत छोटा सा है, जैसे ओवरी का मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाती हूँ, जैसे ये वाला पूरा ओवरी है। ये जैसे फर्स्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था दैट ओवरी इज सराउंडेड बाय एन एपिथेलियम दैट इज कॉल्ड एज योर जर्मिनल एपिथेलियम, राइट। अब इसमें क्या हुआ, जैसे ये प्राइमरी oocyte बना, यहाँ पर oogonia, यहाँ पर लेयर थी, oogonia यहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक है, oogonia प्रेजेंट है, इसने क्या बनाया, प्राइमरी oocyte। अब प्राइमरी oocyte क्या करेगा, प्राइमरी को मैं ऐसे लिख रही हूँ, प्राइमरी oocyte क्या करेगा, अपने आसपास एक लेयर बना लेगा, लेयर ऑफ सेल्स बनेंगे जिसे ग्रैन्युलोसा सेल्स बोलते हैं। एक प्राइमरी oocyte के बाहर एक सेलुलर की लेयर बन जाएगी, दिस इज कॉल्ड एज योर ग्रैन्युलोसल सेल लेयर। अब लेयर बन गई तो इसका नाम भी चेंज हो जाएगा, प्राइमरी oocyte विल डेवलप इनटू प्राइमरी फॉलिकल, क्योंकि लेयर ऑफ सेल्स बन गई है ना बाहर, प्राइमरी oocyte के बाहर, तो दिस इज कॉल्ड एज योर प्राइमरी फॉलिकल। अब प्राइमरी फॉलिकल और लेयर आगे डेवलप करेगी, और लेयर्स प्राइमरी फॉलिकल के बाहर बनेंगी, तो और लेयर्स बन रही हैं तो इसे हम बोलेंगे सेकेंडरी फॉलिकल। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने बना दिया क्या, और लेयर्स बना दी, बहुत सारी ग्रैन्युलोसा सेल्स की और लेयर्स बना दी, तो इसे क्या नाम दे दिया, सेकेंडरी फॉलिकल। पहला क्या था, प्राइमरी फॉलिकल, और दूसरा क्या हो गया, सेकेंडरी फॉलिकल। ठीक है, अब सेकेंडरी फॉलिकल बनने के बाद एक और लेयर बनेगी, लेकिन इसमें क्या होगा, टर्शरी फॉलिकल बनेगी, लेकिन इसमें एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी भी होगी। जैसे यहाँ मैं बना देती हूँ, ये बनाया मैंने, यहाँ पर एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी, ये सारे ग्रैन्युलोसा सेल्स हैं, ये पूरा ग्रैन्युलोसा सेल्स प्रेजेंट है। ठीक है, डिफरेंस दिख रहा है इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, एक सेंट्रल कैविटी बन गई है। सेकेंडरी, ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है, और ये टर्शरी फॉलिकल है। ठीक है, तो टर्शरी फॉलिकल में क्या हो रहा है, एंट्रम, एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी बन चुकी है, दैट इज कॉल्ड एज योर टर्शरी फॉलिकल। अब इस टर्शरी फॉलिकल में क्या हो रहा था, प्राइमरी oocyte, ये जो प्राइमरी oocyte बना है ना, दैट विल लीड टू माइटोसिस एंड फॉर्म सेकेंडरी oocyte। मतलब प्राइमरी फॉलिकल मतलब ये लेयर है, इसके अंदर तो प्राइमरी oocyte है ना, ये प्राइमरी oocyte इसके अंदर भी है, ये प्राइमरी oocyte इसके अंदर भी है। अब टर्शरी फॉलिकल में क्या होगा, सेकेंडरी oocyte बनेगा। यहाँ पर क्या हो रहा था, प्राइमरी oocyte में मियोसिस हुई थी, तो यहाँ पर मियोसिस होगी और ये क्या बनेगा, सेकेंडरी oocyte। ठीक है, क्या बनेगा, सेकेंडरी oocyte अलॉन्ग विद दैट योर सेकेंड पोलर बॉडी। साथ के साथ क्या बनेगा, सेकेंड पोलर बॉडी जो डीजेनरेट हो जाएगी। ये वाली भी डीजेनरेट हो रही थी और ये वाली भी डीजेनरेट हो जाएगी।
ठीक है, तो ये बन गया। अब इसके बाद सेकेंडरी फॉलिकल बन चुका है, सॉरी सेकेंडरी oocyte बन चुका है। ये टर्शरी फॉलिकल फाइनली मैच्योर होगा ग्राफियन फॉलिकल में, और उसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा, सेकेंडरी oocyte, जिसको हम ओवम भी बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या हुआ, पहले प्राइमरी oocyte बना, प्राइमरी oocyte में मियोसिस हुई तो क्या बन गया, प्राइमरी फॉलिकल। प्राइमरी फॉलिकल के अंदर ही प्राइमरी oocyte है। देन प्राइमरी फॉलिकल विल डेवलप इनटू सेकेंडरी फॉलिकल, जिसमें और ज़्यादा ग्रैन्युलोसा सेल की लेयर डेवलप हो चुकी है। देन सेकेंडरी फॉलिकल डेवलप्स इनटू टर्शरी फॉलिकल, जिसमें क्या है, फ्लूइड फिल्ड कैविटी, दिस इज कॉल्ड एज योर एंट्रम, वो भी प्रेजेंट है। देन इट विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ ग्राफियन फॉलिकल, जिसके अंदर ओवम है, और ओवम के बाहर एक लेयर प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड एज योर जोना पेल्यूसिडा लेयर, जो फर्टिलाइजेशन में हेल्प करती है। जो हमने स्पर्म में पढ़ा था ना एक्रोसोम, वो एक्रोसोम जोना पेल्यूसिडा के साथ कंबाइन होती है। ठीक है, फिर फर्टिलाइजेशन का जो है पूरा प्रोसेस किया जाता है। अब ग्राफियन फॉलिकल में क्या है, ओवम है, राइट। अब अगर ओव्यूलेशन होगी, अगर हार्मोन्स की प्रेजेंस में, बेसिकली जो हार्मोन होता है वो ईस्ट्रोजन या एलएच से ईस्ट्रोजन सिक्रीट होता है, तो एलएच हार्मोन दैट इज योर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये क्या करेगा, ग्राफियन फॉलिकल में से ओवम सिक्रीट करेगा, और उस प्रोसेस को हम ओव्यूलेशन बोलते हैं। सो बेसिकली द रिलीज ऑफ ओवम किस में से, ग्राफियन फॉलिकल्स में से, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हार्मोन्स की वजह से LH बेसिकली जो मेन हार्मोन है दैट इज योर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और वी कैन से इट एज LH की वजह से ओवम में से, ग्राफियन फॉलिकल में से क्या निकलेगा, ओवम, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज योर ओव्यूलेशन। ठीक है, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल में भी पढ़ेंगे, बट यहाँ पर भी है ओव्यूलेशन। अब ओवम अगर निकल गया, ग्राफियन यहाँ से रप्चर हो जाएगा, ओवरी रप्चर हो जाएगी यहाँ से, और यहाँ से ओवम निकल गया, यहाँ से ओवम निकल गया। अब ओवम निकल गया तो ग्राफियन फॉलिकल किस में डेवलप होगा, कॉर्पस ल्यूटियम में से। ग्राफियन फॉलिकल किस में डेवलप हो जाएगा, कॉर्पस ल्यूटियम में। किसमें, कॉर्पस ल्यूटियम में अगर ओवम निकल गया तो, अगर नहीं निकला तो दैट विल डेवलप इनटू जाइगोट, फिर ये कॉर्पस ल्यूटियम नहीं बनेगा। ठीक है, सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ oogenesis, कैसे ओवम की डेवलपमेंट होती है फ्रॉम योर oogonia। ठीक है, ये पूरा जो प्रोसेस है, ओव्यूलेशन समझ में आया, द रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम द ग्राफियन फॉलिकल। उसके बाद जब निकल गया ओवम, ओव्यूलेशन हो गई, तो ये ग्राफियन फॉलिकल किस में डेवलप हो जाएंगे, येलोइश कलर की बॉडी होती है, दैट इज योर कॉर्पस ल्यूटियम। फिर आगे वो डिजेनरेट होने शुरू हो जाएंगे। तो ग्राफियन कॉर्पस ल्यूटियम इज ऑफ येलोविश कलर। ठीक है, सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ oogenesis, कि कैसे फीमेल गैमीट्स का प्रोडक्शन होता है फ्रॉम oogonia, और हमने पहले पढ़ा स्पर्मेटोजेनेसिस, कि कैसे स्पर्म की फॉर्मेशन होती है फ्रॉम स्पर्मेटोगोनिया। तो नाउ द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी विल स्टडी इज अबाउट मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये ओव्यूलेशन पढ़ा, ओव्यूलेशन से थोड़ा सा जस्ट ऊपर प्रोसेस है, दैट इज योर मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल में बेसिकली 28 टू 29 डेज के बाद जो इंटरवल पे साइकिल होती है वो प्रेजेंट होगी। ओवम निकलेगा, ओव्यूलेशन वाला फेज भी इसमें होगा। दो चीज़ें का जो टर्म है वो ध्यान रखनी है, द फर्स्ट इज योर मेनार्क एंड द सेकेंड इज मेनोपॉज। क्या मतलब होता है इन दोनों चीज़ों का, मेनार्क मतलब द बिगिनिंग ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, स्टार्टिंग फ्रॉम 13 ईयर्स ऑफ एज और 12 ऐसे में स्टार्ट हो जाता है। द प्रोसेस ऑफ बिगिनिंग ऑफ मेंस्ट्रुएशन इज कॉल्ड एज मेनार्क, और मेनोपॉज द एंडिंग ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल अप्रॉक्सिमेटली एट द एज ऑफ 50 और 52 समथिंग लाइक दैट। तो मेनोपॉज मतलब स्टॉप, एंड ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल, एंड मेनार्क इज द बिगिनिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल में भी ना 4 फेज होते हैं जिनके बारे में पढ़ना जरूरी है ताकि फिर समझ नहीं आएगा। द फर्स्ट इज योर मेंस्ट्रुअल फेज,
menstrual phase. Then second is your follicular phase. Then third is your ovulatory phase. And fourth is your luteal phase. ठीक है, ये 4 फेजेस होते हैं किसमें, मेंस्ट्रुअल साइकिल में. मेंस्ट्रुअल फेज, फॉलिकुलर फेज, ओवुलेटरी फेज एंड लुटियल फेज. मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक और चीज ध्यान रखनी है, द लेयर एंडोमेट्रियम, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करती है. एंडोमेट्रियम जैसे हमने पहले वीडियो में डिस्कस किया था, दैट द यूट्रस इज सराउंडेड बाय 3 टाइप ऑफ लेयर, एंडो, मायो एंड पेरीमेट्रियम. 3 लेयर्स थी, एंडो वाज योर इनर, देन मायो, देन पेरी. अब एंडोमेट्रियम का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है मेंस्ट्रुएशन में. तो मेंस्ट्रुअल फेज में क्या होता है, हार्मोन्स की प्रेजेंस में, कीप इन माइंड कि ये जितना भी ये प्रोसेस है ना, ये 2 हार्मोन होते हैं, दैट इज LH एंड FSH. ये 2 हार्मोन्स की वजह से ही ये 2 हार्मोन्स की वजह से मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, LH एंड FSH की वजह से. तो इनके इन्फ्लुएंस के अंदर ही क्या होगा, एंडोमेट्रियम की जो लाइनिंग है ये ब्रेक होनी शुरू हो जाएगी. एंडोमेट्रियम की लाइनिंग ब्रेक होगी तो ब्लड वेसल्स में से ब्लड निकलेगा, और वो कहाँ से, वेजाइना से टिश्यूज जो होंगी कुछ, वो सारे पास करेंगे. एंडोमेट्रियम की लाइनिंग ब्रेक होनी शुरू हो जाएगी, जो इनर लाइनिंग प्रेजेंट है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हार्मोन्स, इनकी वजह से ब्रेक होगा. सो दिस फेज इज कॉल्ड एज योर मेंस्ट्रुअल फेज. ठीक है, अब फॉलिकुलर फेज में क्या होता है, फॉलिकुलर फेज में हमने ये सारा जो प्रोसेस था ऑफ oogenesis कि कैसे पूरा जो प्रोसेस है फ्रॉम प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल, उसके बाद ग्राफियन फॉलिकल, ये पूरा जो प्रोसेस है, बेसिकली फॉलिकुलर का मतलब क्या हुआ, फॉर्मेशन ऑफ फॉलिकल्स, फॉर्मेशन ऑफ फॉलिकल्स, फॉलिकल्स का बनना, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, ग्राफियन, ये सारी फॉर्मेशन कहाँ पर की जाती है, फॉलिकुलर फेज में की जाती है. ठीक है, मेंस्ट्रुअल फेज में क्या हो रहा था, एंडोमेट्रियम जो इनर लाइनिंग है वो ब्रेक होनी शुरू हो रही थी, दैट वाज इन योर मेंस्ट्रुअल फेज. जो ब्लड वेसल्स है वेजाइना से पास कर रहा था, दैट वाज मेंस्ट्रुअल फेज. सेकंड आया फॉलिकुलर फेज. अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा, फॉलिकल की ग्रोथ होनी शुरू होगी, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी फॉलिकल्स बनेंगे. ओव्यूलेटरी फेज में क्या होता है, ग्राफियन फॉलिकल में से, जैसे अभी मैंने ओव्यूलेशन बताया, वो वाला जो टाइम है वो ओव्यूलेटरी फेज में आता है. जो ओव्यूलेशन पढ़ा अभी, जस्ट अभी हमने पढ़ा ओव्यूलेशन, क्या था ओव्यूलेशन में, ग्राफियन फॉलिकल्स में से ओवम निकल रहा था, राइट. ग्राफियन फॉलिकल में ओवम निकल रहा था, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज योर ओव्यूलेशन. अब क्यों होता है, क्या ऐसा मैकेनिज्म उसमें प्रेजेंट है, ग्राफियन फॉलिकल से क्यों निकलता है ओवम, सेकेंडरी oocyte स्टेज थी वो, राइट. सेकेंडरी oocyte को हम ओवम भी बोल देते हैं. तो क्या ऐसा प्रोसेस है जिसकी वजह से ग्राफियन फॉलिकल्स में से क्या निकलता है, एग. क्या होगा, मैं आपको एक ग्राफ बना के दिखाती हूँ ताकि उसमें समझ आएगा. हार्मोन्स का ही रोल है मेंस्ट्रुएशन में, हार्मोन्स का ही रोल होता है. जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग बनती है, एंडोमेट्रियम का ब्रेक डाउन होता है, ये सब कुछ हार्मोन्स की वजह से प्रेजेंट है. एंड द हार्मोन आर, 2 हार्मोन होते हैं, LH, FSH और ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन. ये ओवेरियन हार्मोन्स है और ये क्या है, पिट्यूटरी हार्मोन्स है. 2 हार्मोन्स के वजह से मेंस्ट्रुएशन होती है. तो इसमें क्या होगा, जैसे मैंने ग्राफ बनाया, ये हुआ LH और ये हुआ FSH. FSH कब काम आता है, FSH का पूरा नाम क्या है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन. FSH का नाम क्या है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, FSH का ये पूरा नाम है. ठीक है, तो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग से नाम में क्या पता चल रहा है, कौन से फेज में होगा वो, मेंस्ट्रुअल में, फॉलिकुलर में, ओव्यूलेटरी में या ल्यूटियल में. फॉलिकुलर, नाम से फॉलिकुलर फॉलिकुलर दिख रहा है ना, तो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन की वजह से, FSH की वजह से फॉलिकल्स की फॉर्मेशन होगी, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH की वजह से. ठीक है, अब ये हमने पढ़ा, इसमें ये मेरा है ईस्ट्रोजन, E फॉर ईस्ट्रोजन एंड P फॉर प्रोजेस्टेरॉन, ये है प्रोजेस्टेरॉन.
ठीक है, प्रोजेस्टेरोन। ये कौन से हार्मोन्स हैं? दीज आर माय पिट्यूटरी हार्मोन्स जो ब्रेन से निकल रहे हैं, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन से निकल रहे हैं, और ये ओवेरियन हार्मोन जो सिर्फ ओवरी में काम कर रहे हैं, ठीक है। दीज आर ओवेरियन हार्मोन एंड दीज इज पिट्यूटरी हार्मोन। अब क्या होगा मेंस्ट्रुअल फेज में? मेंस्ट्रुअल फेज में नॉर्मल लेवल रहेगा, FSH, LH, प्रोजेस्टेरोन, ईस्ट्रोजन का लेवल इतना बढ़ेगा नहीं, लेकिन जैसे ही फॉलिकुलर फेज, ये FSH का लेवल है ना, फॉलिकुलर फेज में FSH का लेवल बढ़ जाएगा और धीरे धीरे करके ईस्ट्रोजन का लेवल भी बढ़ने लगेगा। फॉलिकुलर फेज में FSH पीक पर होगा, फॉलिकुलर फेज में FSH लेवल पीक पर होगा, तभी तो फॉर्मेशन होगी ना फॉलिकल्स की। अगर FSH नहीं होता तो फॉर्मेशन कैसे होती? उसको सिग्नल कौन देता कि आपको भाई फॉलिकल्स बनाने हैं? तो FSH का रोल है फॉलिकल की फॉर्मेशन में, साथ के साथ ईस्ट्रोजन का लेवल भी बढ़ता जाएगा। अब ओव्यूलेटरी फेज में क्या हो रहा है? LH का लेवल, ओव्यूलेटरी फेज में LH का लेवल बढ़ जाएगा, पीक पे होगा एकदम, LH का लेवल एकदम पीक पर होगा, और LH सर्ज, उसे हम जो पीक लेवल है उसे LH सर्ज बोलते हैं, और इसी की वजह से जस्ट बिकॉज ऑफ द हार्मोन LH सर्ज, सर्ज मतलब पीक लेवल पर जो हार्मोन प्रेजेंट है LH, उसी की वजह से ग्राफियन फॉलिकल्स में से क्या निकलेगा? ओवम निकलेगा, बिकॉज ऑफ LH सर्ज, ठीक है। और फिर LH हो गया, ये ओव्यूलेटरी फेज हो गया। उसके बाद हम आता है लूटियल फेज पर। लूटियल फेज में क्या हो रहा है? LH का लेवल कम होता जा रहा है, साथ के साथ FSH का लेवल भी कम होता जा रहा है, ईस्ट्रोजन भी कम है, लेकिन क्या बढ़ रहा है? प्रोजेस्टेरोन बढ़ रहा है, राइट। ये P है ना, प्रोजेस्टेरोन बढ़ रहा है, E था ईस्ट्रोजन। अब लूटियल फेज में प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? जैसे ओव्यूलेशन में अभी हमने जस्ट पढ़ा कि ग्राफियन फॉलिकल्स में से ओवम निकला। अब ग्राफियन फॉलिकल में से जब निकल चुका है ओवम, तो किस में डेवलप हो जाता है ग्राफियन फॉलिकल? इन कॉर्पस लूटियम। किस में डेवलप होता है ग्राफियन फॉलिकल? कॉर्पस लूटियम में। और ये कॉर्पस लूटियम क्या करता है? प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट करेगा। क्या सिक्रीट करता है ये? प्रोजेस्टेरोन। और प्रोजेस्टेरोन क्या करेगा? एंडोमेट्रियम की लाइनिंग को दोबारा से बनाना शुरू कर देगा। एंडोमेट्रियम की लाइनिंग पहले वाले में ब्रेक हो रही थी, तो जो नेक्स्ट साइकिल है, जो नेक्स्ट मंथ में जो साइकिल होगी, उसमें एंडोमेट्रियम बनेगा, फिर हार्मोन आएगा, फिर एंडोमेट्रियम ब्रेक हो जाएगा, राइट। तो प्रोजेस्टेरोन क्या कर रहा है? एंडोमेट्रियम को दोबारा से बना रहा है, एंडोमेट्रियम को दोबारा से बना रहा है कौन? प्रोजेस्टेरोन। तभी लूटियल फेज में क्या हो रहा था? प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ रहा था। अब एंडोमेट्रियम, जो मेंस्ट्रुअल फेज में हमने पढ़ा कि एंडोमेट्रियम की लाइनिंग ब्रेक हो जाती है, क्यों होता है ऐसा? क्या रीजन है होने का? जस्ट बिकॉज ऑफ अगर जाइगोट फॉर्मेशन नहीं हो रही है, मतलब अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हो रही है, मेल और फीमेल गैमीट्स आपस में फ्यूज नहीं कर रहे हैं, जाइगोट नहीं बनेगा। एंडोमेट्रियम इसीलिए बनता है ताकि जाइगोट अच्छे से इम्प्लांट हो सके, यूट्रस में प्रॉपर्ली एम्बेड हो सके, तभी एंडोमेट्रियम न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए बनता है। अब जब फॉर्मेशन हुई ही नहीं, फर्टिलाइजेशन हुई ही नहीं, तो क्या अब ज़रूरत है एंडोमेट्रियम लाइनिंग की? अब किसको न्यूट्रिशन देंगे जब भाई जाइगोट ही नहीं बना, कुछ इम्प्लांटेशन ही किसी चीज़ की नहीं हुई है, तो क्या ज़रूरत है एंडोमेट्रियम की? तो उसी वजह से क्या होगा, जब जाइगोट नहीं बन रहा है, प्रेगनेंसी जब नहीं हो रही है, तब क्या हो जाएगा? एंडोमेट्रियम जो इनर लाइनिंग है यूट्रस की, दैट विल ब्रेक डाउन और फिर शुरू होगा हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो पहला फेज क्या हुआ? एंडोमेट्रियम की लाइनिंग। फिर दूसरे में फॉलिकुलर फेज, FSH की वजह से, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन की वजह से फॉलिक्यूल्स बनेंगे। उसके बाद हमारा आया ओव्यूलेटरी फेज, LH सर्च होगा, LH का लेवल बढ़ेगा, ईस्ट्रोजन का लेवल भी बढ़ेगा, उसकी वजह से ओव्यूलेशन होगी। देन नेक्स्ट कमिंग टू योर ल्यूटियल फेज, जब प्रेगनेंसी नहीं हुई तो ग्राफियन फॉलिकल कार्पस ल्यूटियम में डेवलप हो जाएंगे एंड दैट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ हार्मोन प्रोजेस्टेरोन, जो एंडोमेट्रियम को दोबारा बनाएगा। अगर फिर से नेक्स्ट साइकिल में भी प्रेगनेंसी नहीं होगी, जाइगोट नहीं बनेगा, देन एंडोमेट्रियम विल अगेन ब्रेक डाउन। So this was the process of menstrual cycle. With this we complete our menstrual cycle and gametogenesis. आगे हम नेक्स्ट में और पार्चुरेशन, इम्प्लांटेशन, ये सारे टॉपिक्स पढ़ेंगे। So I hope आपको ये जितना भी टॉपिक था about the spermatogenesis and oogenesis
समझ में आया होगा।